नमस्कार, मैं गीतिका कपिला, प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद जिला सिरमौर स्थित नाहन, आप सबका किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में आगामी परिचर्चा में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अब हम श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिरमौर स्थित नाहन से उपरोक्त अधिनियम के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, मैं आपका इस परिचर्चा में दोबारा से स्वागत करती हूँ। श्रीमान जी, अब हम विधि विरोधी बालकों के संबंध में जो प्रक्रिया किशोर न्याय परिषद के समक्ष पेश करने से पहले होती है उस बारे चर्चा करेंगे। मेरा सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि विधि विरोधी बालकों ने जब कोई अपराध किया हो तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रपट अर्थात FIR दर्ज होगी या नहीं? आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अन्य अपराधियों की भांति यदि किसी विधि विरोधी बालक ने कोई जघन्य अपराध ना किया हो तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रपट FIR दर्ज नहीं हो। जी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें विधि विरोधी बालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रपट दर्ज होगी? विधि विरोधी बालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रपट FIR तभी दर्ज हो सकती है जब यदि उसने कोई जघन्य अपराध किया हो या फिर उसने अन्य वयस्क अपराधियों के साथ मिलकर अपराध किया। श्रीमान जी, जिन अपराधों में प्रथम सूचना रपट विधि विरोधी बालक के विरुद्ध दर्ज नहीं होगी तो फिर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ऐसे मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर विधि विरोधी बालक द्वारा अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में एंटर करेगी। जघन्य अपराध की श्रेणी में कौन से अपराध आते हैं? इस अधिनियम के तहत विधि विरोधी बालकों द्वारा किए गए अपराधों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं वो छोटे मोटे अपराध यानी पैटी ऑफेंसेस, फिर गंभीर अपराध सीरियस ऑफेंसेस और तीसरे जघन्य अपराध हीनियस ऑफेंसेस। छोटे मोटे अपराधों यानी कि पैटी ऑफेंसेस की श्रेणी में वे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता के या किसी और तत्सम प्रवृत्त अन्य विधि के तहत अधिकतम दंड अवधि 3 वर्ष है। गंभीर अपराध सीरियस ऑफेंसेस में वो अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवृत्त अन्य विधि के तहत 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच दंड का प्रावधान हो। वहां जघन्य अपराध हीनियस ऑफेंसेस की श्रेणी में वह अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी लॉ जो इन फोर्स हो के तहत ऐसे अपराध जिनमें दंड की सीमा न्यूनतम 7 वर्ष हो वे आते हैं। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 फरवरी 2020 को एक फैसले शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य शिल्पा मित्तल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अनदर 2020 AIR सुप्रीम कोर्ट
405 और दूसरे रिपोर्टर का नाम जर्नल का नाम है साइटेशन है 20/20 2 SCC 787 में यह व्याख्या दी है कि जघन्य अपराधों की श्रेणी में वे ही अपराध आते हैं जिनके लिए दंड कम से कम 9 वर्ष हो 7 वर्ष हो सॉरी। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे अपराध इस श्रेणी में आएंगे जिनके लिए 7 साल से नीचे आप सजा नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि ऐसे मामले जिनमें सजा का प्रावधान 7 साल से ऊपर हो, जब तक संसद इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाती है, संशोधन नहीं लाती है कानून में, तब तक ऐसे अपराध जो हैं वो गंभीर अपराधों की श्रेणी में माने जाएंगे, यानी कि सीरियस ऑफेंसेस की श्रेणी में उन्हें रखा जाएगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को रपट दर्ज कराने के अलावा और कोई कार्यवाही भी करनी होती है? हाँ, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई को रपट दर्ज करने के उपरांत जो विधि विरोधी बालक है, यानी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, की सामाजिक पृष्ठभूमि रपट क्या विधि विरोधी जो कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए आदर्श नियमों में प्रारूप 1 में तैयार करनी होगी तथा ऐसे बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रपट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करनी होती है। क्या विधि विरोधी बालक को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए उसे पकड़ना अनिवार्य है? आपका यह प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे बालक द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसको पकड़ना अनिवार्य नहीं। पुलिस द्वारा विधि विरोधी बालक को पकड़ा तभी जाएगा अगर उसने कोई जघन्य अपराध किया होगा, यानी कि हीनियस क्राइम किया होगा, या फिर छोटे मोटे और गंभीर अपराधों के मामले में ऐसे बच्चे को तभी पकड़ा जाएगा यदि यह उसके सर्वोत्तम हित में होगा, यानी कि इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट अगर बात होगी उसको तभी पकड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। जब ऐसे बालक को पकड़ा यानी कि एप्रीहेंड ना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई को क्या कार्रवाई करनी होगी? ऐसी स्थिति में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई को, जैसे मैंने पहले बताया, आदर्श नियम में दिए गए प्रारूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा अभिकथित अपराध की जानकारी बोर्ड को भेजनी होगी तथा साथ में ही बच्चे के माता पिता को या अभिभावकों को यह सूचित करना होगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाएगा। श्रीमान जी, जैसा आपने कहा कि पुलिस को विधि विरोधी बालकों को छोटे मोटे एवं घातक अपराधों में पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में बच्चे को बोर्ड के समक्ष हर एक तारीख को हाजिरी कैसे सुनिश्चित होगी? जब किसी ऐसे मामले में बालक को छोड़ा जाता है जिसमें बालक को पकड़ने की आवश्यकता ना हो, तब बच्चे के माता पिता या उसके संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति फिट पर्सन को जिसकी अभिरक्षा में बालक को रखा गया है, आदर्श नियमों में दिए गए प्रारूप पर उसे गैर न्यायिक कागज पर
वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि जांच या कार्रवाई की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। अगर कोई सामान्य पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करके करने वाले बालक को पकड़ना चाहते हैं तो उसे क्या करना होगा? ऐसे सामान्य पुलिस अधिकारी को ऐसे बालक को तुरंत बाल विकास पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस दस्ते के हवाले करना होगा। फिर बाल विकास पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस दस्ते को क्या करना होगा? बाल विकास पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस दस्ते को बालक के माता पिता या संरक्षक को यह सूचित करना पड़ेगा कि बालक को पकड़ा गया है तथा साथ ही उन्हें यह बताना होगा कि उसे किस बोर्ड के समक्ष किस तारीख को पेश किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें संबंधित परिवीक्षा अधिकारी यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर को भी सूचित करना होगा कि बालक को पकड़ा गया है ताकि बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके जो बोर्ड के समक्ष जांच के दौरान सहायक सिद्ध होगी। क्या ऐसे बालक को पकड़ने के बाद किसी समय सीमा के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा? हाँ, अगर ऐसे बालक को एसएचओ जो थाने का है वो अगर जमानत पे नहीं छोड़ता है तो ऐसे पकड़े हुए बालक को 24 घंटे के भीतर जिसमें बोर्ड तक यात्रा के लिए लिया गया समय इंक्लूड नहीं होगा, बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा तथा इसमें जो मामला कार्यकर्ता है तथा सामाजिक कार्यकर्ता है उसको सूचना देनी पड़ेगी तथा वो भी जो पुलिस अधिकारी है उसके साथ बालक को बोर्ड तक ले जाएगा और बोर्ड के समक्ष पेश होगा। जी, विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित इस बालक को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी को और क्या एहतियात बरतने होंगे? ऐसे पुलिस अधिकारी को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को हवालात में नहीं भेजना होगा, नंबर 1। साथ ही उसे ऐसे बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करनी होगी। जब पुलिस अधिकारी विधि विरोधी बालक को थाने में या जेल में नहीं रख सकता तो फिर उसे बोर्ड में पेश करने से पहले कहाँ रखा जाएगा? इस अंतरिम अवधि में वह बालक को संप्रेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम में रख सकता है। क्या पुलिस अधिकारी बालक को हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी में रख सकता है? आपने ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपको ये बता दूं कि बालक को पुलिस अधिकारी किसी भी हालत में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ना हथकड़ी लगा सकता है, ना उसको जंजीर में जकड़ सकता है और ना ही बेड़ियों में जकड़ सकता है। पुलिस अधिकारी को ऐसे बालक को क्या क्या सूचना देना अनिवार्य है? पुलिस अधिकारी को बालक को तुरंत तथा सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता पिता या संरक्षक के माध्यम से देनी होगी जो उस पर लगाए गए हैं तथा यदि कोई प्राथमिकी यानी कि एफआईआर या पुलिस रफ्त दर्ज की है तो उसकी प्रति भी बालक को या उसके माता पिता या संरक्षक को उपलब्ध करवानी होगी। क्या पुलिस अधिकारी को और कोई सहायता ऐसे बालक को प्रदान करनी होगी? हाँ, पुलिस अधिकारी को बालक को यथास्थिति उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषीय या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता जिसकी बालक को आवश्यकता हो उपलब्ध करवानी होगी। क्या पुलिस अधिकारी ऐसे बालक को उसका अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है? हाँ, जैसा आपको ज्ञात ही है कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और सब क्लॉज 3 के तहत यह प्रत्येक अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार है कि उसे उसके विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर ना किया जाए तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा कस्टडी में जुर्म का कबूलनामा मान्य नहीं होता है। वैसे ही कोई भी पुलिस अधिकारी विधि विरोधी बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जी बहुत शुक्रिया जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे बालक से पुलिस अधिकारी पूछताछ अर्थात इंटेरोगेशन कर सकता है तथा इस दौरान उन्हें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदर्श नियम में बालक से पूछताछ करने के लिए विशेष शब्द यानी कि बातचीत इंटरव्यू का इस्तेमाल किया है। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी है जो बच्चों से कोई पूछताछ कर रहा है उसको कितनी सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात इसका यह अर्थ हुआ कि बालक से उस द्वारा किए गए अपराध द्वारा बातचीत की जा सकती है, परंतु यह बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा बालकों के लिए अनुकूल परिसर में या अगर थाने में करनी होगी तो थाने के अलग से कोने में करनी होगी, जहां पर बालक को ऐसा महसूस ना हो कि उसे थाने में लाया गया है और साथ में उसे ऐसा भी ना लगे कि उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो रही है। क्या बालक से ऐसी बातचीत करते समय उसके माँ बाप उपस्थित रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। क्या पुलिस अधिकारी बालक को बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है? नहीं। क्या पुलिस अधिकारी को बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना होगा? हाँ। क्या थानों पर कोई विशेष सूचना उपलब्ध करवानी होगी? हाँ। आदर्श नियमों के नियम 8 उपनियम 6 के तहत किसी जिले में अभिहित यानी कि डेजिग्नेटेड बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों प्रोबेशन ऑफिसर्स, अर्ध विधिक स्वयं सेवियों पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट तथा सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और चाइल्ड लाइन सेवाओं की सूची और उनके संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाने होंगे। पुलिस अधिकारी को बोर्ड के समक्ष ऐसे बालक के विरुद्ध रपट दाखिल करने की क्या कोई समय अवधि है? किसी ऐसे बालक द्वारा अभिकथित जघन्य अपराध किए जाने के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 1 माह की अवधि में जांच के दौरान उस द्वारा अभिलिखित किए गए गवाहों के कथन और तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी एक प्रति बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को दी जाएगी। इसके अलावा आदर्श नियमों के नियम 10 उपनियम 6 के तहत छोटे मोटे या गंभीर अपराधों के मामलों में अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी मामले में
पुलिस को सूचना की तारीख से अधिकतम 2 माह की समय अवधि में बोर्ड के समक्ष दायर करनी होगी। सिर्फ उन मामलों में जिनमें यथोचित रूप से यह ज्ञात नहीं था कि अपराध में संलिप्त व्यक्ति कोई बालक था, उन मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए बोर्ड जो है वो समय अवधि उचित कारण लिख के बढ़ा सकता है। अगर पुलिस 2 माह के बाद अंतिम रपट दायर करती है तो बोर्ड को क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में बोर्ड के पास यह अख्तियार है कि वह पुलिस द्वारा 2 माह के बाद दायर की गई अंतिम रपट को पुलिस को वापिस कर दे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बारे में हमारे अपने उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ एचपी बनाम अंकित कुमार 2019 लॉसूट एचपी 553 तथा 2019 वॉल्यूम 3 हिमाचल लॉ रिपोर्टर 1853 एचपी मामले में यह व्यवस्था दी है कि आदर्श नियमों के नियम 10 उपनियम 6 में जो शब्दों का इस्तेमाल इन एनी केस शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है वो यह दर्शाता है कि 2 माह की जो समय अवधि पुलिस को रिपोर्ट दायर करने के लिए है वह अनिवार्य है तथा ऐसी रिपोर्ट पुलिस को 2 माह की समय अवधि के बाद दायर करने का कोई हक नहीं है तथा बोर्ड उस रिपोर्ट को जो पुलिस ने 2 माह के बाद दायर की है उसे वापिस कर सकता है। श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।